अच्छा, फटाफट एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं हम लोग क्या पढ़े थे, क्या था इंट्रोडक्शन में। बेसिकली डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग? डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का मतलब होता है कि अगर किसी फर्म का, अगर किसी कंपनी का, किसी भी चीज का एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स है, एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, एक से ज्यादा का डिपार्टमेंट है, तो वो कैसे एक्ट करेगा, वो चीज को हम लोग को यहाँ पे देखना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग को ओवरव्यू क्या लिए हम लोग, मतलब लास्ट डे ही हम लोग इस चीज को डिस्कस कर चुके थे। एक बार रिकैप करा देते हैं कि क्या हम लोग डिस्कस किए थे। बेसिकली व्हाट वी डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास की डिपार्टमेंटल, डिपार्टमेंटल का मतलब होता है कि एक दो, मतलब अगर एक एक व्यक्ति है, एक ओनर है, वो दो तीन चीजों में डील करता है, दो तीन चीजों में डील करता है, मतलब दो अलग अलग टाइप का दो तीन बिजनेसेस करता है अगर, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम लोग कैसे एक्ट करेंगे। मतलब अगर हम लोग सीधा सीधी अकाउंटिंग बनाएंगे तो मेरे को ये नहीं पता चलेगा कौन सा डिपार्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल है और कौन सा प्रॉफिटेबल नहीं है, कौन सा लॉस दे रहा है, किसको बंद करना है, किसको खोल के उस पर वर्क करना है, कि थोड़ा काम करेंगे वो आगे बढ़ जाएगा। कुछ ऐसा डिपार्टमेंट होगा जिसमें हम लोग कुछ ऐसा मतलब बिजनेस होगा कि भाई वो बिजनेस सक्सेस ही नहीं हो रहा है, लेकिन हम उसमें फिर भी गधों की तरह मेहनत किए जा रहे हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो रहा है। तो वो चीज को हम लोग को समझने के लिए, उन सब चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ठीक है। ये चीज हम लोग देखे थे। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कैसा होता है, दो तरह का होता है, एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट मतलब होता है कि वो लोग सॉरी, वो लोग आपस ही में, मतलब खुद ब खुद, तो मतलब जो डिपेंडेंट डिपार्टमेंट होता है वो क्या होता है कि खुद ब खुद वो लोग बहुत सारे ट्रांजेक्शन खुद ही अपने डिपार्टमेंट, अपने ही डिपार्टमेंट में बहुत सारे ट्रांजेक्शन करता है। लेकिन लेकिन जो डिपार्टमेंटल दूसरा होता है, मतलब इंडिपेंडेंट होता है, वो एक्चुअली वो डिपेंड नहीं रहता कि मेरा ही डिपार्टमेंट कुछ खरीदेगा या ऐसा कुछ। वो बेसिकली बाहर भी डील कर सकता है, वो बेसिकली बाहर भी डील करता है, ठीक है। वो बेसिकली बाहर भी डील कर लेता है और काम उसका वहां से भी हो जाता है, राइट, वहां से काम उसका हो जाता है ना। तो वहां से काम हो जाता है उसका। तो डिपेंडेंट मतलब जो भी ब्रांच खोला है वो सामने वाला डिपार्टमेंट पे ही पूरा निर्भर है कि वहीं से सारा गुड्स आएगा तभी हम अपना आगे प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांच वैसा कुछ नहीं है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसको मन हो तो लेगा, नहीं मन है तो नहीं लेगा, वो कहीं बाहर से भी ले लेगा, ठीक है, या दे देगा, बेच देगा, परचेज करेगा, सेल करेगा, वोट, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, देखो, डिपेंडेंट हैव इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजैक्शंस, मतलब ट्रांसफर्स होता है। लेकिन इंडिपेंडेंट में क्या होता है, वर्क इंडिपेंडेंटली, हैव नेग्लिजिबल ट्रांसफर्स, मतलब बहुत ही कम मात्रा में ट्रांसफर किया जाता है, राइट। फिर उसके बाद कैसे हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके खर्चों को। देखो, कुछ कुछ खर्चा होगा जो कॉमन बेसिस पे होगा। कॉमन बेसिस का मतलब क्या होता है कि हाँ भाई ये खर्चा है, अच्छा ये ऐसे डिवाइड हो सकता है, ये खर्चा ऐसे डिवाइड हो सकता है। तो जैसे ट्रेडिंग पीएल हम लोग बनाना सीखे वैसे ही हम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे। वेजेस है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। तो ऐसे करके हम लोग सारा काम करेंगे। अच्छा, कुछ कुछ खर्चा ऐसा होता है जो कॉमन होता है, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा खर्चा होता है जो वो जो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का होता है, जिसको नहीं करना है मेरे को, तो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में दिखाएंगे। कुछ ऐसा खर्चा होता है जो कॉमन खर्चा होता है, उसको हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तीनों डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट, वट एवर बी द डिपार्टमेंट्स आर, जो भी डिपार्टमेंट होगा उसमें सबको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और तीसरा बात क्या आता है, कुछ एक कॉमन खर्चा रहता है जो डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते, तो उसको हम लोग को जनरल पीएल अकाउंट में बना के डालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जब इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर होता है तो फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो किसी ना किसी का जाके वो क्लोजिंग स्टॉक बनता है। अगर वो जो ट्रांसफर किया है, अगर वो कॉस्ट प्राइस में नहीं किया, अगर कॉस्ट प्राइस पे किया तो कोई बात नहीं है, तो सेम टू सेम हो जाएगा। लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस पे नहीं करके मार्केट प्राइस पे किया तो वहां पे पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस से जो मार्केट प्राइस होगा उसको स्टॉक रिजर्व करके जनरल पीएल में हम लोग को दिखाना पड़ेगा। बस इतना ही सा बात हम लोग यहाँ पे सीखे, जितना भी परसेंटेज को प्रॉफिट को ऐड करेंगे वो यहाँ पे हम लोग को दिखाना पड़ जाएगा, ठीक है, इन्वेंट्री का भी और उसका भी। और बाकी यहाँ से ये सब हम लोग देख चुके हैं।
तुम लोग को कॉपी में जो बोले थे लिखने, पता नहीं तुम लोग लिखा कि नहीं लिखा। नहीं लिखा तो बहुत तकलीफ है, लिखा है तो बहुत अच्छा बात है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, क्या होता है, मेथड जो होता है हम लोग को, ऑल डिपार्टमेंट्स आर केप्ट इन वन बुक ओनली, मतलब सारा का सारा डिपार्टमेंट जो होता है वो एक ही बुक में सारा का सारा चीज को रिकॉर्ड करके रखता है, और कुछ कुछ होता है सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता है। तो जो ऐसे अपने को बोलेगा क्वेश्चन में वैसे करेंगे हम लोग, उसका कोई बात नहीं है। अलोकेशन का भी हम लोग देख चुके थे, कुछ जो खर्चा है उसको हम लोग बांट देंगे, और जो भी चीज है उसको हम लोग देख लेंगे कैसे क्या चीज को डिस्ट्रीब्यूट होगा। या तो क्वेश्चन में बोल देगा या तो हम लोग को देखना पड़ेगा। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ब्रांच के बारे में हम लोग बता दिए, हम बात कर ही लिए हम लोग। इंटर डिपार्टमेंट का भी क्या होता है देख लो, ये इंटर डिपार्टमेंट का मेन चीज है, ट्रांसफर ट्रांसफर प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इनटू प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द ट्रांसफर प्राइस, जितना प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है और जो नीचे में आ जाता है ट्रांसफर प्राइस, तो स्टॉक रिजर्व हमारा निकल जाता है, ठीक है। और उसको बैलेंस शीट में हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। अब कुछ देखो मिसलीनियस क्वेश्चंस है कि पहले हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना सीखेंगे। देखो क्या बोला, गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट पी टू डिपार्टमेंट क्यू, ठीक है। बात समझना अच्छे से। बोला डिपार्टमेंट पी से डिपार्टमेंट क्यू पे 50 बक्स, कौन इसे चला रहा है, 50% अबव कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। इफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट क्यू, अगर इसका इतना है, कंप्यूट द स्टॉक रिजर्व। तो सो सिंपल, देख लो यहाँ पे किया ही वह सॉल्व, देख लो क्लोजिंग स्टॉक 27,000 है क्यू का, अब उसमें 50% ऐड है, 50% ऐड है ना, अबव द कॉस्ट है, मतलब 150% पे ये दिया हुआ है। तो जो अपना अनसोल्ड स्टॉक का अमाउंट, जो प्रॉफिट इंक्लूड था और ट्रांसफर प्राइसिंग 150, तो ये निकल जाएगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट। बोलो स्टॉक का अमाउंट समझ आया कि नहीं? बोल रहे बच्चा लोग, बोल जल्दी बोल। चलो इसको फटाफट, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन को कॉपी करो जल्दी फटाफट, टाइम वेस्ट बिना किए, जल्दी स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, फटाफट करो। 5 मिनट का टाइम देते हैं, 5 से 7 मिनट, 1.5 लाइन का, 1 लाइन का क्वेश्चन है और 1.5 लाइन का सोल्यूशन है, ठीक है। जल्दी से उसको करो और नीचे वाला फिर लिखना, ठीक है। जल्दी से इलस्ट्रेशन नंबर 1 डालो, जहां पे अपना वो सब नोटिंग वोटिंग किया था उसके ठीक नीचे ये सब लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, जल्दी जल्दी रिकॉर्ड का मतलब लिखना स्टार्ट कर दो, एकदम बिना टाइम वेस्ट किए, जल्दी जल्दी करो, तब तक हम एक दो काम सल्टा लेते हैं।
हाँ ठीक है, दो एक। यहाँ तक सब कॉपी कर ही लिया है, ये वाला कॉपी कर लो। लो, कर लो, कॉपी कर लो।
सेकेंड सम्स की ओर बढ़ते हैं। हो गया ना, फर्स्ट सम सबका हो गया। चलो सब बोल दिया, हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो बोला क्या है यहाँ पे ध्यान से समझना, ये थोड़ा ट्रिकी सम्स है। हाँ, बोला है Z has 3 departments and submit the following information for the year ending on 31st March 2011, या जो भी तुमको मन है बैठा ले, ठीक है। 11 ही बैठ सकता है और तो कुछ बैठ नहीं सकता है। 2001 बैठ सकता है, 2011 तो 2011 इज लेटेस्ट, तो उसको बैठा लेना, या 21 बैठा लेना, जो मन में आए वो बैठा लेना, ठीक। एक चीज ध्यान रखते रहना, यहाँ पे सब यूनिट्स में दिया हुआ है ना, सब यूनिट्स पे दिया हुआ है। अच्छा, परचेस यूनिट्स 6000 यूनिट किया परचेज, ये 12000, ये 14400। अमाउंट नहीं दिया हुआ, अमाउंट टोटल दिया हुआ है 6 लाख रुपया। मतलब तुमको हर एक डिपार्टमेंट का सेम यूनिट तो नहीं होगा, अलग अलग ही होगा, ठीक है। अब अलग अलग यूनिट होगा तो कितना होगा वो तुमको निकालना पड़ेगा, मतलब हम लोग को निकालना पड़ेगा। उसका टोटल दिया है 6 लाख, तो अपने इतना बुद्धि नहीं लगा सकते, तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 6, 12, 14, 14 और 6 20,000, 20 और 10, 20 और 10 30, 32,400 से डिवाइड करते और पर यूनिट का निकल जाए। इतना सिंपल होता तो ये क्वेश्चन नहीं मिलता। अच्छा, यूनिट्स बेचा कितना वो बता दिया तुमको, 6,120, 11,520 और 14,976। कितना रुपए करके बेचा, 40, 45, 50, ये तुमको बता दिया है। सेलिंग प्राइस निकालना नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक नहीं बताया, फिर तुमको क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स बताया कि 600 इसमें बचा है, 960 इसमें बचा है और 36 इसमें बचा है। भैया ये क्या गलत क्वेश्चन है क्या? मतलब बेच दिया है 6120 यूनिट, बच गया उसके पास 600 यूनिट, प्लस 6000 यूनिट वो खाली खरीदा था। अरे पगला, क्लोजिंग स्टॉक ठीक है, ओपनिंग स्टॉक भी तो कुछ होगा उसका, तो वो चीज। अब यहाँ पे बहुत दिल लगा के पढ़ना, ये लाइन बहुत खतरनाक है, यही लाइन में सब गोल कर देता है। और ये हम ये सीए का बुक से करा रहे हैं, दैट डजंट मीन कि ये बीकॉम में नहीं है, बीकॉम में आया हुआ क्वेश्चन है। बस यहाँ पे अमाउंट्स, आई गेस अमाउंट भी सेम होगा, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली लेकिन ये 1994 या 5 में आया हुआ सम्स है बीकॉम में, और ये एग्जैक्टली सेम सम्स है। ये सॉल्व हो जाएगा, हम वो सेम टू सेम क्वेश्चन भेजेंगे, वो घर में सॉल्व कर, ठीक है। अच्छा, और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही तुम लोग भी कॉपी करेगा जब हम कॉपी करने बोलेंगे। You are required to prepare departmental trading account of Z Limited assuming that rate of profit on sales is uniform in each case। मतलब जो प्रॉफिट डिपार्टमेंट ए का है वही डिपार्टमेंट बी का, वही डिपार्टमेंट सी का है, जीपी तुमको बोल देगा, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब वही होता है, सेम टू सेम। और क्या बोला है, अब कुछ नहीं बोला है। अब देखो यहाँ पे देख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक जो मेरे को पता है हम वो बैठा लेते हैं। 6120 यूनिट इंटू 40 बैठा लिए, 11,520 इंटू 45 बैठा लिए, 14,976 50 बैठा लिए, ठीक है बस। और हमको कुछ पता ही नहीं है क्योंकि सब यूनिट्स में दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया ही नहीं, ठीक है। अब ध्यान देना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब तुम्हारा वर्किंग नोट है। 6,040 रुपए करके तो इतना, 12,045 रुपए करके इतना, 14,500 इतना, ठीक है। मतलब ये क्या करा पता है, ये परचेस वाला चीज लिया है, सेलिंग प्राइस ऑफ यूनिट परचेज। मतलब अगर अगर उसमें हम प्रॉफिट ना मान के चले, अगर उसमें हम प्रॉफिट ना मान के चले तो कितना, तो बहुत सिंपल है। देखो 40 रुपए से इंटू किया सबको, 40, 45, 50 से इंटू करके 15 लाख रुपए निकाला। परचेज कॉस्ट तुमको बता दिया था क्वेश्चन में कितना है, 6 लाख रुपया टोटल का। ये सबको परचेज करने का कॉस्ट उसको 6 लाख लगा, तो 15 से 6 गया तो 9 लाख रुपया मेरा जीपी आ जाएगा। अच्छा,
अब जीपी आ गया तो रेट ऑफ मतलब रेट ऑफ जीपी निकाल सकते हैं। तो 9 लाख डिवाइड, क्या इसका फॉर्मूला क्या है? जीपी, अरे जीपी बाई सेल्स इनटू 100। बचपन में हम लोग सीखे क्लास 12 में, जीपी 9 लाख, 15 लाख रुपए का सेल्स और 100, 60%, मतलब तीनों का जो जीपी होने वाला है वो 60% होने वाला है। ठीक है, अब जीपी जब निकल गया, जीपी निकल गया 60%। ठीक है, अब देखो, मतलब अब समझो, मतलब 40 रुपया, इसे बहुत ही बड़ा। अब देखो, ध्यान दो, और अब देखो, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ए बी सी, ए का 40 रुपया, 45 रुपया, और ये 50 रुपया, है ना? 40, 45, 50, यही है। 40, 45, 50। अच्छा, अब इसमें हमको पता चल गया कि 60% मेरा जीपी है, मतलब प्रॉफिट का हिस्सा है। 60% मेरा प्रॉफिट का हिस्सा है, 60% मेरा प्रॉफिट का हिस्सा है। तो मेरे को क्या कॉस्ट का मालूम चल जाएगा? हाँ, 40 का 60% कितना होता है? 4 6 जा 24, 6 4 जा 24 ना, हाँ 24, मतलब 24 रुपया। 45 इंटू 60 बता दो तो थोड़ा, 30 इंटू 6, ये हो गया 27 और 30, 30। हाँ हाँ, 27 आएगा। 27। ठीक है, तो ये क्या निकला बताओ तो? ये 60% निकला, मतलब ये जीपी। कॉस्ट निकल जाएगा, अब माइनस कर देंगे 24 से तो कितना आ जाएगा? 16 रुपया। माइनस कर देंगे 27 से तो 45 से जितना भी जाएगा, देखो ये 20 रुपया कॉस्ट आ जाएगा इसका। इसका कितना कॉस्ट आएगा? 18। 45, 18। ठीक है, तो कॉस्ट आ जाएगा, तो अब इंटू कर सकते हैं हम 6,000, 12,000, 14,400 से इंटू करेंगे तो मेरा 16 सिक्स जा 16 इंटू 6, 96,000। 96,000। और नेक्स्ट आएगा 2,16,000 2,60,000 और 2,88,000। 2,80,000। देखो आया है क्या हम लोग का यहाँ पे? वाह, आ गया देखो। ठीक है, आ गया, ये कोई दिक्कत का बात नहीं। अब ये परचेज का अमाउंट हम लोग को मालूम चल गया। परचेज का जैसे अमाउंट मालूम चलेगा, परचेज का अमाउंट मालूम चला, परचेज बैठा दिए यहाँ पे, 1 2 3, तीनों परचेज बैठा दिए। ठीक है,
अब क्या निकालना पड़ेगा सोच के बताओ, ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक कैसे निकलेगा वो देखते हैं। देखो सेल किया 6100। अब देखो बचपन वाला दिन याद करने का कोशिश करो, कैसे हम लोग हमेशा क्या निकालते थे, COGS इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, है ना। COGS आता था, ये करते थे हम लोग, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो अब यहाँ पे ओपनिंग ही नहीं दिया हुआ है, तो ओपनिंग निकालने के लिए यहाँ रख देंगे, क्या दिया हुआ है, सिंपल छोड़ दो, इतना बुद्धि लगाने से जरूरत क्या है। डेबिट क्रेडिट इतना तो जानते हैं, सेल्स क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक परचेज। तो हमको क्या नहीं दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है। सेल्स हम लोग को कितना यूनिट्स दिया हुआ है चेक कर लेते हैं। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग दिया हुआ है, तो हर डिपार्टमेंट का सेल्स अलग अलग बताता है, 6120। दूसरा डिपार्टमेंट का 11520, 11520, और तीसरा डिपार्टमेंट का 14976। क्लोजिंग स्टॉक भी अपने को दिया है 600 960 36। 600 960 और 36 ये दिया हुआ अपने को। यहाँ पे दिया हुआ है तो 600 960 और 36, ये तीनों को बैठा दिए। परचेज भी अपने को दिया हुआ है 6000 12000 14400। तो हर डिपार्टमेंट का देखो, सेल्स पकड़ो 6120, क्लोजिंग स्टॉक ऐड करो, परचेज को माइनस करो, ओपनिंग स्टॉक का पता चल जाएगा। 6120 प्लस 600 माइनस 6000 720। 720 आया क्या, 720 आया, वेरी गुड। नेक्स्ट डिपार्टमेंट का सेल्स कितना है, 11020, ठीक है, 960 और 12000 रुपया, ये घटाना पड़ेगा। तो 11520 प्लस 960 माइनस 12480 ओपनिंग स्टॉक है इसका। नेक्स्ट डिपार्टमेंट 14976 प्लस 36 माइनस 14,400, तो ये आ जाएगा 14976, 976 ही है ना, हाँ 976 प्लस 36 माइनस 14400, 612 आया है क्या या कुछ मिस्टेक है, 612 आ गया। अब बस, अब ओपनिंग स्टॉक को किस में, क्लोजिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू करते हैं बाबू, क्लोजिंग स्टॉक के किस पे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट पे करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक को भी किस पे करना पड़ेगा वैल्यू, कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो हर डिपार्टमेंट का कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दो, 27 था ना इसका, और इसका 30 था, नहीं 18 था, सॉरी 27 तो प्रॉफिट था, और ये भी तो इसका प्रॉफिट था। ये था तुम्हारा 18 और ये था 20, कर दो तो आएगा 720 इंटू 16, 11520, 480 इंटू 16 18, आएगा 8640, 612 इंटू 20 12240 आया है क्या, चेक कर लेते हैं। ये वेरी गुड आ गया। क्लोजिंग स्टॉक का सेम पे वैल्यू कर देंगे, तो देखो क्लोजिंग स्टॉक का सेम पे वैल्यू करेंगे, आ गया, सब आ गया, सब आ गया, सब आ गया, बैठा दिए क्लोजिंग स्टॉक को भी। अब उसका जीपी निकाल लेंगे, जीपी निकल गया, मेरे को इसमें जीपी तक ही बनाने बोला था ना, और कुछ तो बोला नहीं था मेरे को बनाने।
क्योंकि और कुछ खर्चा दिया हुआ भी नहीं है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ओनली ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। तो हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ड्रॉ कर लिए, हो गया बात खत्म। ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ कर लिए, जीपी निकाल दिए, बता दिए, हो गया। अब मेरे को पहले ये बता दो, किसी को कुछ चीज में डाउट है? भैया हाँ, एक बार ओपनिंग वाला फिर से बता। ओपनिंग वाला फिर से बता। देखो ओपनिंग में क्या किया, ओपनिंग में अपने को ओपनिंग निकालना, अच्छा हम लोग को क्लोजिंग निकालना पड़ता, तो क्या करते, क्लोजिंग को इस साइड रखते, ओपनिंग। देखो ट्रेडिंग अकाउंट जब हम लोग बनाते, मान लो हम लोग को ओपनिंग पता है, ओपनिंग बैठा दिए, परचेज पता है, परचेज बैठा दिए, सेल्स पता है, सेल्स बैठा दिए। तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल्स करेंगे तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक का आ जाएगा अमाउंट, ये वाला जो अमाउंट मिसिंग होगा ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया, परचेज दिया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको माइनस कर देंगे, तो मेरा ये अमाउंट निकल के चला आएगा, ये यूनिट्स निकल के चला आएगा। ये आया 720, 480, 612। और फिर कॉस्ट को, कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड ऑन अकॉर्डिंग टू AS2, ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा है, कॉस्ट बहुत कम है, तो और ऑफ कोर्स कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस पे हम लोग रिकॉर्ड कर दिए। ठीक है, समझ आया बात? समझ आया ना? समझ आ गया। ठीक है, तो अब एक काम करो, तुम लोग ये क्वेश्चन को, एक सेकंड मेरे को रुको, बहुत टाइम सेव होता है, इससे बना हुआ रहता है, समझ लो। किसी को कोई डाउट है, पहले हमको ये बता दो। अब क्या, देखो क्लास रिकॉर्ड कर लिए, क्लास भेज देंगे, देख लेना। ये कैसा क्वेश्चन है, परचेज। चलो एक काम करो, वो वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और ये क्वेश्चन तुम लोग अभी सॉल्व करो अपने आप। ये सेम टू सेम है, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है। अभी वो ये क्वेश्चन का तुम लोग स्क्रीनशॉट लेगा, फिर की पहले इस सम्स को बनाएगा अपने कॉपी में, क्योंकि ऐसे ही फॉर्मेट में बीकॉम में बनाना पड़ेगा, तो प्रेजेंटेशन तुम लोग को बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो तुम लोग बोलो पहले इसको, एक काम करो, इसको पहले लिख ही लो, बेटर होगा, नहीं तो फिर वो नहीं लिखेगा तो बहुत दुख दुख होगा। पहले क्वेश्चन लिखो, ये लो क्वेश्चन लिख लो फटाफट। खुशबू क्वेश्चन लिखो, सोल्यूशन लिखो, फिर उसके बाद तुमको समझ आ जाएगा। लिखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखो। अच्छा किसी को कोई डाउट है इस अभी तक में, जो पूरा कंटिन्यू देख लिया है, सुन लिया है, उसको कोई डाउट है? क्योंकि खुशबू का वो नेटवर्क उड़ गया था, बाकी लोगों को कोई भी डाउट है तो बोल दो। कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा मतलब कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो एक काम करो, चलो तुम लोग कॉपी करना, इसको स्टार्ट करो, क्वेश्चन को कॉपी करो, क्वेश्चन को कॉपी करो, ठीक है। क्वेश्चन कॉपी हो जाए, शायद क्वेश्चन कॉपी होते होते ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो डिस्कनेक्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, वापस से कनेक्ट कर लेना। 2-3 सम्स करो, लेकिन वो अच्छे से करो, वो ज्यादा मैंडेटरी है। 10 तो क्वेश्चन कर लेगा, समझेगा, खाली देखते जाएगा, सुनते जाएगा, प्रवचन तो नहीं सुना रहे।